हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का, और आज के लेक्चर में हम सब ग्रुप का अगला पोर्शन जो है वो देखने वाले। दैट इज़ लास्ट लेक्चर तक हमने डिटेल थ्योरम जो भी है सब ग्रुप का और यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स के बारे में बातचीत किए थे। तो आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले अगला पोर्शन, दैट इज़ नॉर्मलाइज़र या फिर सेंट्रलाइज़र किसी एलिमेंट का क्या होता है एक ग्रुप में। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन ध्यान से समझने वाले। तो देखिएगा क्या लिखा गया है यहाँ पे। द नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट ए इन अ ग्रुप इज अ सबसेट ऑफ जी डिनोटेड एंड डिफाइंड एज एन ऑफ ए, ब्रैकेट में ए, ये नॉर्मलाइज़र का सिंबल है। तो बेसिकली इस नॉर्मलाइज़र के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट ए का जो नॉर्मलाइज़र होगा उसके अंदर वो सारे एलिमेंट एक्स आएगा जो जी का ही एलिमेंट है और जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, जहाँ पे ए जो एलिमेंट है वो भी ए ग्रुप का ही एलिमेंट है। बेसिकली आप ए का ही नॉर्मलाइज़र लिखने वाले हो, तो ए का जो नॉर्मलाइज़र हो जाएगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो आपका ग्रुप में बिलोंग कर रहा है और जो उस एलिमेंट ए के साथ ए एक्स बराबर एक्स ए, दैट इज कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज़र ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट ए। क्लियर है? तो नॉर्मलाइज़र का मतलब ये हो गया आपका, है ना, आप समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइज़र क्या होगा। कोई जी आपके पास ग्रुप है और ए उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है। जैसे आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नहीं सीखे हो, वैसे ही नॉर्मलाइज़र ऑफ एनी एलिमेंट क्या होगा कि उस ग्रुप का वो सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका नॉर्मलाइज़र में लिखने जा रहा हूँ उसके साथ कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? उन सारे एलिमेंट एक्स के कलेक्शन, दैट इज सेट, को हम नॉर्मलाइज़र ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ए बोलेंगे। क्लियर है क्या? आगे एक थ्योरम में देखो ज़्यादा ध्यान से कि द नॉर्मलाइज़र ऑफ एनी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। ये है तो एक सेट ना, ये तो है तो एक सेट। तो बोला जा रहा है कि किसी भी एलिमेंट का अगर आप नॉर्मलाइज़र लिख रहे हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, तो वो जो सेट फॉर्म करेगा वो सेट उसी ग्रुप का एक सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है? वो उसी ग्रुप का एक सब ग्रुप हो जाएगा। और सब ग्रुप अगर होना है, अगर मेरे को प्रूफ करना है सब ग्रुप होगा, तो हमें क्या चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट कंसीडर करता हूँ उस ग्रुप में या फिर उस नॉर्मलाइज़र में, है ना, उस एन ऑफ ए में, ठीक है, तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि x इंटू वाई इन्वर्स या फिर y इन्वर्स इंटू एक्स बिलोंग्स टू एन ऑफ ए। यही मेरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सब ग्रुप प्रूफ करने का। तो अगर एन ऑफ ए को मेरे को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो मुझे ये चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन ऑफ ए, आइदर एक्स वाई इनवर्स और वाई एक्स इनवर्स मस्ट बिलोंग टू द सेम सेट एन ऑफ ए। क्लियर है? तो चलिए इसका प्रूफ अपन कर लेते हैं। क्लियर है? लिखिएगा, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू जी be any element, then the normalizer of element A is the subset of G denoted and defined as n of A is equal to this। लिख दीजिएगा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चलो अभी लिखो। सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड देन आगे हम सब ग्रुप इसको प्रूफ करेंगे। तो नॉन एम्प्टी सेट प्रूफ करने के लिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट का लॉजिक यूज़ कर सकते हैं कि a इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अगर e कोई भी एक एलिमेंट है उस n ऑफ a में, तो a इंटू ई बराबर e इंटू ए तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, क्योंकि a तो ग्रुप का एलिमेंट है और ग्रुप में तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा ही होगा। ठीक है ना? तो e ऐसा एक कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट a इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ये सेट जो होगा वो नॉन एम्प्टी होगा, देख के पता चल रहा है। क्यों?
क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिविटी को सेटिस्फाई करना है, और ऐसा एक एलिमेंट हर सेट में एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता ही करता है, क्योंकि A इंटू ए इज इक्वल टू ई इंटू ए इज इक्वल टू ए इज योर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसके अगले वाले पार्ट में आप लिखो लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, देन A इंटू ई इज इक्वल टू ए बराबर E इंटू ए। Therefore AE is equal to EA and E belongs to N of A. E belongs to N of A. ठीक है, Therefore N of A is a non-empty subset of G. Therefore N of A is a non-empty subset of G. क्लियर है? तो अगर n ऑफ a नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, तो n ऑफ a में एक से ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो चलो हम मान लेते हैं कि n ऑफ a में कोई भी दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, x और y। क्लियर है? चलो लिखो therefore for all x, y belongs to n of a, we have ax is equal to x into a and ay is equal to y into a। ये हम बहुत ही इजीली बोल पाएंगे। क्लियर है क्या? तो अभी हमें प्रूफ क्या करना होगा कि x इंटू वाई इनवर्स इस जगह पे बिलोंग कर रहा है, मतलब a इंटू एक्स वाई इनवर्स जो होगा वो अगर x y इनवर्स इंटू a इस प्रॉपर्टी को अगर फॉलो कर गया, तो मेरे को पता चलेगा कि x इंटू वाई इनवर्स इस रूल को फॉलो कर रहा है, और अगर ये इस रूल को फॉलो कर रहा है और x इंटू वाई इनवर्स g का एलिमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि x g का एलिमेंट है, y g का एलिमेंट है, तो y इनवर्स भी g का ही होगा, तो x इंटू वाई इनवर्स भी g का ही एलिमेंट होगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। और अगर ये प्रॉपर्टी साथों साथ सेटिस्फाई कर रहा है, दिखा देते हैं, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि x इंटू वाई इनवर्स n ऑफ a का एलिमेंट है, और साथों साथ ये n ऑफ a एक सब ग्रुप बन जाएगा ग्रुप g का। क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते यहाँ से। तो a इंटू एक्स वाई होल इनवर्स, इसको मैं एसोसिएटिविटी अगर लगा देता हूँ तो इसको a x इंटू वाई इनवर्स लिख सकता हूँ बहुत ही आसानी से। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है क्या? अगेन ax इज इक्वल टू एक्स है, तो मुझे पता है ऑलरेडी, ये रहा। ठीक है, ये चीज़ मेरे को ऑलरेडी पता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू ए वाई इनवर्स लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अभी ज़रा ध्यान से देखिएगा, एज a इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू ए एम्प्लाइज, अगर मैं दोनों तरफ y इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई भी करता हूँ और पोस्ट मल्टीप्लाई भी करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल करके आएगा, ये हो जाएगा e और इधर हो जाएगा e a y इन्वर्स। ठीक है, तो a e का वैल्यू किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, और e a का वैल्यू भी a के इक्वल होगा। सही बात है। क्लियर है क्या? तो ये आप ये लॉजिक दे सकते हो, और इसी लॉजिक के थ्रू a इंटू वाई इन्वर्स को आप क्या लिख सकते हो, y इन्वर्स इंटू ए लिख सकते हो। ठीक है, अगेन अगर आप यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हो तो आपके पास आ जाता है x y इन्वर्स इंटू ए। तो बार बार जहाँ पे भी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किए हो आप लिख दीजिएगा। 3 बार लगा चुके हो, ये तो आप मान लीजिए इसको रोमन 1 दे दीजिए, ये फ्रॉम रोमन 1 आपने यूज़ किया, और यहाँ पे अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो आपने ये चीज़ बिल्कुल यहाँ से प्रूफ कर दी है। देयरफॉर a इंटू एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स इंटू ए, एंड एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू g फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू g बाई कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी से बहुत ही आसानी से हम बोल सकते हैं कि x इंटू वाई इनवर्स जी पे भी बिलोंग करेगा, और अगर x इंटू वाई इनवर्स जी पे बिलोंग कर रहा है और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि x इंटू वाई इनवर्स जो एलिमेंट होगा वो आपका n ऑफ a में बिलोंग करेगा, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू n ऑफ a, जो कि किसका डेफिनेशन है, सब ग्रुप का डेफिनेशन है, और यहीं से प्रूफ हो जाता है देयरफॉर n ऑफ a इज अ सब ग्रुप ऑफ g। क्लियर है? देयरफॉर n ऑफ a इज अ सब ग्रुप ऑफ
ग्रुप जी। क्लियर है क्या? दिख रहा है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं। तो ये थियरम हो चुका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थियरम है, ये आ सकता है अगर नॉर्मलाइजर से क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली ये एक चॉइस बन सकता है। आगे के नोट्स को जरा ध्यान से देखिएगा, क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है द अबव क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म, है ना। ऐसे भी आपको बोल सकता है कि G एक ग्रुप है और H एक सबसेट है, H एक सबसेट है जहाँ पे X वही है, सबसेट वही चीज़ लिखा गया है जो यहाँ पे है वही है, ठीक है ना। तो प्रूफ करो ये HG का ग्रुप है, सब ग्रुप है। समझ में आया ना? ऐसे भी बोला जा सकता है, तो आप समझ जाओगे कि ये नॉर्मलाइजर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ एनी एलिमेंट A, ठीक है। नॉर्मलाइजर ऑफ एनी एलिमेंट A, इसको हम ये सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी सेट को नॉर्मलाइजर ऑफ एनी एलिमेंट A ना बोल के मैं एक और चीज बोल सकता हूं, और वो है आपका ये सेंटर ऑफ द ग्रुप G, जिसको Z ब्रैकेट में कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है ना। ये आपका सिलेबस में भी है, ये है आपका सेंटर ऑफ द ग्रुप G। क्लियर है दोस्त? समझ में आया ना? तो सेंटर ऑफ द ग्रुप G क्या होता है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि ऐसे प्रकार के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल होगा इस ग्रुप का, उन सारे सबसेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ द ग्रुप, है ना। और इत्तेफाक से हमें ये भी पता चल गया कि ये सेंटर ऑफ द ग्रुप जो है वो है क्या, उसी ग्रुप का सब ग्रुप है, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है सेंटर ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अभी तो प्रूफ किया हमने, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है प्रूफ करने के लिए। ये भी बड़ा सिंपल है और ऑब्वियस स्टेटमेंट है कि G इज एबिलियन। G एबिलियन अगर है तो सेंटर ऑफ द ग्रुप के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। अगर G एबिलियन हो जाता है, अगर G एबिलियन ग्रुप है मतलब कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई कर जाता है, तो ये जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द ग्रुप तो यही होगा उस वक्त, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ द ग्रुप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्रुप क्यों है, ये एबिलियन क्यों नहीं था पहले, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है, अगर ये कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई कर जाता है दोस्त, तब तो ये कंफर्म है आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द ग्रुप ही हो जाएगा। क्लियर है क्या? देखो एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ द ग्रुप यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी नहीं है, यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी लिखा हुआ है। मतलब क्या कि उस ग्रुप के सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, और यही तो एबिलियन ग्रुप का कंडीशन था ना। एबिलियन ग्रुप क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड किसके लिए करता है, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए होल्ड करता है, ठीक है ना। तो ये जो सेंटर ऑफ द ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, उसी ग्रुप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ग्रुप ही बन जाएगा पूरा। ये जो, क्योंकि हर सेट खुद का सबसेट होता है, आप जानते हो, तो ये जो H है वो उस G का सबसेट मान सकते हो, इम्प्रॉपर सबसेट, सच दैट H इज इक्वल टू G, ठीक है। तो अगर G में H इज इक्वल टू G कब होगा, अगर G में हम एबिलियन का कंडीशन घुसा देते, दैट इज G अगर कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करने लग गया तब तो H और G में कोई अंतर रहा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है? एंड वाइस वर्सा कि अगर सेंटर और ग्रुप अगर सेम होता है तो ये तभी हो पाएगा जब ग्रुप एबिलियन होगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको प्रूफ करने दिया जा सकता है जिसका प्रूफ सेम होगा, ये थियरम और ये लॉजिक। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना? तो अच्छे से चीज़ों को समझिएगा कि नॉर्मलाइजर और सेंटर ऑफ ग्रुप में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजर ऑफ एनी एलिमेंट हम पढ़ते हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप हम ये नहीं स्टडी करेंगे, सिलेबस में बेसिकली है नहीं। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एनी एलिमेंट हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एनी एलिमेंट और आपका उसके बीच में अंतर क्या है, उस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से, ठीक है। कि नॉर्मलाइजर ऑफ एनी एलिमेंट और आपका इधर हो गया सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी आएगा, मतलब उस ग्रुप के सारे एलिमेंट इस कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। यहाँ पे भी करेगा डेफिनेटली, खास कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है ना। यहाँ पे भी करेगा, ठीक है। तो इस पूरा सेट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द ग्रुप जी बोलेंगे, ठीक है। ये इस पूरा सेट को हम सेंटर ऑफ द ग्रुप जी बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक जी का आप समझ ही रहे हो, एक जी में अगर मान लो 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो इस 5 एलिमेंट के
अगर मैं बोलूँ कि इस ग्रुप का सेंटर क्या क्या होगा आप बताओ, ठीक है। तो एक बार ए को लेकर के आप एक सबसेट बना सकते हो, बी को लेकर के एक सबसेट बना सकते हो, सी को लेकर के एक सबसेट बना सकते हो, डी को लेकर बना सकते हो, ई को लेकर बना सकते हो, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा अच्छे से, ठीक है, क्लियर है ना? तो वही चीज़ बोला गया है, ठीक है। बट नॉर्मलाइजर का अगर मैं बात करूं तो हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का नॉर्मलाइजर लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया ना? तो एन ऑफ ए अगर लिखेंगे और उसी वक्त अगर मैं ए को लेकर के सेंटर बनाता हूं तब तो दोनों सेम आ जाएगा, क्लियर है क्या, है ना? फिर अगर एन ऑफ बी लिखोगे और बी को लेकर के अगर मैं सेंटर बनाता हूं तब भी दोनों सेम आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो सेंटर ऑफ ग्रुप इसी चीज़ को बोला जाता है, पूरा पूरा सेट को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, है ना? एक बार आप यहाँ से ए को ए मान के कर सकते हो, ए को बी मान के, मतलब जी में जितने भी एलिमेंट है सबको मान के आप अलग अलग सेंटर निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या दोस्त? चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने एक आध क्वेश्चन भी लिया है, अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलो तो आगे बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास करते चलिए। ये जो प्रॉब्लम दिया गया है, एक आध क्वेश्चन कर लेते। दो प्रॉब्लम मैंने लिया, एक का सॉल्यूशन ऑलरेडी लिख के रखा है और एक को मैं लिखा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि सारे चीज़ जगह तो होंगे नहीं। लेट जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अभी नॉन सिंगुलर का मैट्रिक्स मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट जो होगा उनका वो क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता, ठीक है। और रियल्स फाइंड सेंटर ऑफ जी, तो जी का सेंटर क्या क्या होगा, जी का सेंटर क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब लिख लीजिए एक बार सॉल्यूशन, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, सही बात है। अरे यार ये क्या कर दिया सर, चलिए समझते पहले चीज़ों को, देन आगे बात करते हैं। लिखेगा इफ ए बी सी डी, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है। इफ ए बी सी डी बी एनी एलिमेंट ऑफ सेंटर जेड जी, बी एनी एलिमेंट ऑफ सेंटर जेड जी, है ना, मतलब इस x का बात कर रहा है, x का, कि जेड जी का अगर कोई भी सेंटर होता है ये, तो जी जेड जी ऑफ ग्रुप जी, देन it should commute all members of G, then it should commute all members of G। अगर ये ZG का कोई एलिमेंट है, ये सेंटर निकालना है ना हमें, तो हम निकालते हैं कि अगर ये ZG का कोई एलिमेंट है, ZG का जो एलिमेंट होगा वो सारे के सारे एलिमेंट ही तो सेंटर ऑफ द ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा ना, क्लियर है क्या? तो अगर ये ZG का कोई ना कोई एलिमेंट है तो ये ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ क्या करना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही चीज आपको लिखाया गया है, देन इट शुड कम्यूट ऑल मेंबर्स ऑफ जी। स्टॉप देखिए, लिखो इन पर्टिकुलरली वी शुड हैव, दो एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। अगर मैं जी का कोई भी एक ऐसा एक एलिमेंट लेता हूँ, क्योंकि जी तो कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का पूरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सेट बना हुआ है जी, ठीक है। तो ये तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये तो जी पे बिलोंग करेगा। तो इसके साथ अगर मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, यहाँ से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ रहा होगा, मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या, 0 + b, यहाँ पे a, यहाँ पे D और यहाँ पे C, और इधर आ जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा D, यहाँ पे आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा B, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप निकल जाता है B = C और A = D, यही आ जाता है, ठीक है। चलो एक और अगर मैं लेता हूँ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मान लीजिए 1 0 1 1, 2x2 कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेकर के आप देखिए, ठीक है, A B C D। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से इजीली मिल जाएगा
ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, मतलब बी बराबर सी बराबर 0 मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर है, समझ में आया ना, बी और सी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया दोस्त, यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि भाई अगर मैं G का कोई भी एलिमेंट, मैंने 2 एलिमेंट लेकर के दिखाया क्योंकि ये दोनों के दोनों एलिमेंट G का एलिमेंट हो सकता है, बिकॉज G पे बोला गया है सिर्फ 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और ये दोनों के दोनों 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट्स वाई ये दोनों G पे होगा। तो G पे अगर ये दोनों है, इसके साथ अगर मैं इसको सेंटर ऑफ द ग्रुप का कोई एलिमेंट बोलना चाहता हूं तो इनको इन दोनों के साथ या फिर इनके आगे और भी जो मैट्रिक्सेस मिलेंगे ऐसे नॉन सिंगुलर, उन सब के साथ कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मैंने 2 पे करा के देखा, मेरे पास ये कंडीशन आया, एक में बी सी 0 आ गया है ना, और एक में b इज इक्वल टू सी आया, ठीक है, और a इज इक्वल टू डी आया। तो यहाँ पे जो भी कंडीशन आपको फॉलो हो रहा है ना, वो क्या कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे और रिमेनिंग 2 को इक्वेट करके देख लेते। c प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी, c प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस सी, मतलब a इज इक्वल टू डी मिल रहा है, a इज इक्वल टू डी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, a b, तो यहाँ पे c प्लस डी और यहाँ पे a प्लस सी, तो c प्लस डी और a प्लस सी अगर इक्वल है तो a और d इक्वल मिल रहा है, मतलब सारे केस में हमारे पास a और d तो इक्वल मिलेगा ही मिलेगा। और अगर a और d इक्वल मिलता है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, और साथों साथ अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाता है तो यही स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये क्या बन जाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही 2 पार्ट होता है, स्केलर मैट्रिक्स और एक और, इसी स्केलर मैट्रिक्स के अंदर पे आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए तो मैं कंक्लूजन क्या दूंगा कि अगर सेंटर ऑफ ग्रुप का कोई भी एलिमेंट के बारे में मैं बात करूं तो वो एलिमेंट डेफिनेटली एक स्केलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर है क्या, क्योंकि सारे केस में, दोनों ही केस में आपने देखे a इज इक्वल टू डी मिल गया, a इज इक्वल टू डी मिलना मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, और अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो यहां तक जस्टिफिकेशन दिखा के आप डायरेक्टली लिख सकते हो, हेंस एनी मेंबर ऑफ द सेंटर ZZ, any member of the center ZZ are the 2x2 scalar matrices of G, are the 2x2 scalar matrices of G, are the 2x2 scalar matrices of G। क्लियर है दोस्त, are the 2x2 scalar matrices of G। क्लियर है क्या, आर द 2x2 स्केलर मैट्रिसेस ऑफ G। सही है, चलो तो ये क्वेश्चन भी हमने समझ गए कि सेंटर ऑफ द ग्रुप का एलिमेंट हम निकाल कैसे सकते हैं। मतलब बेसिकली हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड G का वो सारे एलिमेंट चाहिए, है ना, जो G के हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। उन सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द ग्रुप। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, क्लियर है। बेसिकली कंक्लूजन अगर मैं जाऊं तो क्या जाऊंगा कि सर सेंटर ऑफ द ग्रुप वही सेट होगा जिस सेट में जो एलिमेंट्स रहेगा वो G के ही एलिमेंट्स होंगे, और उनके उन एलिमेंट्स के अंदर स्पेशलिटी क्या होगा कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स उस G का, उस ग्रुप का जिसका सेंटर में लिखने वाला हूं, उस ग्रुप का सारे एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स X के जो कलेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रुप G। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अरे यार वापस मैंने इसको इरेज कर दिया, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है यार। खैर चलो मैं इसको बता दूंगा वापस। अगला क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। शो दैट
नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए इंटू एक्स फॉर ऑल ए कॉमा एक्स बिलोंग्स टू जी। अगर मेरे को ये चीज प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ये तो बेसिकली एक सेट है, ये भी बेसिकली एक सेट है। अगर दो सेट मेरे को इक्वल दिखाना है तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सोचिएगा ज़रा। ये इसका सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा और कन्वर्सली ये इसका सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा। तो यही चीज़ मेरे को कैसे दिखाना है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। ठीक है, आसानी है, आप समझ सकते हो इजीली, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं प्रूफ करना चाहता हूं ये इसका सबसेट है तो मैं क्या कंसीडर करूंगा? ठीक है, अगर मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि ये इसका सबसेट है। अच्छा, बहुत जने मेरे को ये भी डाउट पूछता है कि सर नॉर्मलाइजर में क्या हमेशा सिंगलटन सेट होगा? जरूरी नहीं है ना, ग्रुप में एक से ज़्यादा एलिमेंट भी तो मिल सकता है जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट ए के साथ, जिसका नॉर्मलाइजर आप लिखने वाले उस पर्टिकुलर एलिमेंट ए के साथ कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है। हो सकता है ना एक से ज़्यादा एलिमेंट ग्रुप में, क्यों नहीं हो सकता? क्लियर है क्या? चलो, तो नॉर्मलाइजर और सेंटर ऑफ ग्रुप में अंतर क्या है उसको ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मुझे ये दोनों चीज इक्वल है प्रूफ करना है, ठीक है, तो ध्यान से देखो अपन कैसे प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलर टाइप का चीज़ आपको नॉर्मल सब ग्रुप में भी जाके मिलेगा वापस, कंफ्यूज मत होना उधर जाके यूनिट 3 में। तो लेट y बिलोंग्स टू n ऑफ x इनवर्स ए एक्स। क्यों हमने y माना है? क्योंकि हमने y इसमें कंसीडर किया। अगर वही y मैंने इसमें भी प्रूफ कर दिया तो प्रूफ हो जाएगा ना कि अगर इस सेट में कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो वही एलिमेंट इसमें भी है, मतलब ये इसका सबसेट है, ठीक है। और कन्वर्सली सिमिलर वे में मैं दूसरा एलिमेंट कंसीडर करके कर दूंगा। तो अगर मैं y बिलोंग्स टू दिस कंसीडर किया तो मैं क्या लिख पाऊंगा कि भाई अगर y इस नॉर्मलाइजर में है तो y तो नॉर्मलाइजर का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजर का प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉम्यूटेटिविटी। मतलब y जो एलिमेंट होगा वो इसके साथ कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दैट इज y इनटू दिस, है ना। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी y के साथ सेटिस्फाई कर गया। अभी आप अपना प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और कुछ नहीं है खास करके, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, डायरेक्टली y इनवर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिए। तो इधर y इनवर्स आकर के चिपक गया और इधर y इनवर्स इंटू y क्या हो गया? e हो गया। और e के साथ जब कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो उसी एलिमेंट के इक्वल हो जाता है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से आप जानते हो, ठीक है। तो ये लाइन आप समझ गए ऑलरेडी। उसके बाद अगर मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर वो चीज़ मैं आपको बताने जाऊँ तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। आपका लाइन ये था आपके पास, y इनवर्स x इनवर्स a एक्स वाई इज इक्वल टू x इनवर्स a x, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या बोला, एक्स वाई इनवर्स ना,
एक्स वाई इनवर्स, एक्स वाई इनवर्स और एक्स इनवर्स, एक्स वाई इनवर्स और एक्स इनवर्स, ए एक्स वाई एक्स इनवर्स। ये तो बड़ा स्ट्रगल वाला सिचुएशन आ गया। इस टाइप से ये स्टेप मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, ध्यान से देखिएगा आप। वाई इनवर्स एक्स इनवर्स ए एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। इससे अपन ने वाले स्टेप निकाले है ना। तो अगर मुझे नॉर्मलाइजर का प्रॉपर्टी चाहिए तो इधर ए होना पड़ेगा एंड में, उधर स्टार्टिंग में ए होना पड़ेगा। तो अगर इधर स्टार्टिंग में ए चाहिए तो सबसे पहले मैं दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स से। तो ये तो ई हो गया, तो ये ए एक्स के इक्वल आ गया। और अभी मेरे को इन दोनों को हटाना है। तो अगर इन दोनों को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, एक बार मैं y इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगा, देन x इनवर्स से करूँगा। तो पहले y इनवर्स से करूँगा, देन x इनवर्स से करूँगा। तो ये e आ जाएगा, तो ये हट जाएगा। यही लाना था क्या, x y इनवर्स x इनवर्स a, और ये हो जाएगा a x y इनवर्स x इनवर्स। वही चीज़ है ना। क्योंकि अगर आपको नॉर्मलाइजर का एलिमेंट प्रूफ करना है तो समथिंग इंटू a इज इक्वल टू a इंटू समथिंग, वही लॉजिक दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे एंड पे ए चाहिए, यहाँ पे स्टार्टिंग पे ए चाहिए। तो इसी हिसाब से आपने प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई किए उसका इन्वर्स से या फिर उस एलिमेंट से अकॉर्डिंगली जो भी आपका नीड है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलरेडी आप पहले भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेप कैसे आया वो भी आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। और एज अभी मेरे को दिख रहा है कि समथिंग इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू वही समथिंग है, तो क्लियरली पता चल गया कि ये जो समथिंग वाला एलिमेंट है वो उस नॉर्मलाइजर का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियरली ये पता चल गया बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर। ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये चीज़ उस नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है तो मैं मान लेता हूं कि वो चीज़ को बी मान लिया मैंने। ठीक है, उस चीज़ को बी मान लिया। अभी आप सोचो कि वो बी अगर नॉर्मलाइजर में है तो वो बी ग्रुप में भी तो होगा, तो वो बी ग्रुप में भी होगा। अगर वो बी ग्रुप में है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा ग्रुप में, अदरवाइज ग्रुप कैसे होगा। वो इनवर्स प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करना ही होगा ना। तो मैंने अगर इसको b मान लिया तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख दिया था कि दिस इज इक्वल टू b। तो यहाँ से y इनवर्स का वैल्यू मैं एक बार x से प्री मल्टीप्लाई किया और x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो ये इसके इक्वल आ गया। और इसी चीज़ को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ। क्यों जानते हो, क्योंकि अगर b नॉर्मलाइजर में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इनवर्स भी नॉर्मलाइजर में ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, ज़रूर करेगा। समझ में आ रहा है ना कि b अगर नॉर्मलाइजर में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि b अगर नॉर्मलाइजर में एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहली बात b ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर b ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है तो b इनवर्स ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। तो b का जो, क्योंकि आप जान चुके हो ना ऑलरेडी कि हर नॉर्मलाइजर ग्रुप का सब ग्रुप होता है, तो ये अपने आप में एक सब ग्रुप भी तो है। तो ये सब ग्रुप अगर है तो ये इसको तो ग्रुप होना पड़ेगा ना पहले। तो ये सब ग्रुप तो ग्रुप ही होता है ना भाई। तो अगर b इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो b इनवर्स भी तो उसी में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर b इनवर्स उसी में एग्जिस्ट कर रहा है तो इस b के जगह पे आप b इनवर्स इजीली लिख सकते हो। समझ में आया ना, इस b के जगह पे आप b इनवर्स इजीली लिख सकते हो। क्लियर है क्या। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि ये एलिमेंट नॉर्मलाइजर में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको आपने b माने, अगर b ना मान के b इनवर्स मानते तो भी तो वही चीज़ आता। क्लियर है क्या। तो ये b, ये आ गया आपके पास x इनवर्स b इनवर्स x आ गया। सही बात है क्या, क्लियर है। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास y इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया। समझ में आया ना, क्लियर है। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से मैं क्या बोल पाऊँगा कि ये जो चीज़ है ये कौन सा फॉर्मेट है आपका, x इनवर्स n ऑफ a इंटू एक्स। बात समझ में आया ना। तो ये हो गया x इनवर्स n ऑफ a इंटू एक्स। ठीक है, तो आपका जो y है वो किस जगह पे प्रेजेंट है आपको दिख रहा है। जो आपका y है वो x इनवर्स इंटू n ऑफ a इंटू एक्स में बिलोंग कर रहा है। ये क्लियरली हमें पता चल गया। मतलब y को हमने यहाँ पे कंसीडर किया था और y यहाँ पे प्रूफ हो गया। अगर y को यहाँ पे कंसीडर किया और वही y अगर इस जगह पे आके प्रूफ हो गया तो हमें पता चल गया ना कि ये इसका सबसेट हो गया।
ठीक है, देयरफॉर दिस इज अ सबसेट ऑफ दैट। ठीक है, इसको रोमन 1 मार्क कर सकते हो। अगेन आपने क्या कंसीडर किए, इसका कन्वर्स। इसका कन्वर्स मतलब क्या, अब की बार आपने एक एलिमेंट z यहाँ पे कंसीडर किया और आप प्रूफ करोगे कि वही एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो z बिलोंग्स टू x इनवर्स n ऑफ a इंटू एक्स आपने एज्यूम किए। ठीक है, तो वही z जो होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ x इनवर्स सी एक्स बोल सकता हूँ। फॉर ऑल c बिलोंग्स टू n है, जैसे मैंने पहले b का लॉजिक दिया था उसी चीज़ को उल्टा करके लिख रहा हूँ। तो अभी मेरे को प्रूफ क्या करना है, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि z बिलोंग्स टू दिस से मुझे प्रूफ करना है कि z बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि z बिलोंग्स टू दिस कब हो पाएगा, जब z इंटू दिस किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इंटू z के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि ये चीज़ जो है, तभी तो मेरे को पता चलेगा कि z जो है वो आपका नॉर्मलाइजर ऑफ दिस में बिलोंग कर रहा है। समझ में आया ना, क्लियर है क्या। चलो, जैसे होता है ना, अगर मैं इसको a मान लेता हूं तो z इंटू ए इक्वल टू, अगर a इंटू जेड ए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर, मतलब अगर मैं नॉर्मलाइजर ऑफ a का डेफिनेशन लिख रहा हूं z सच दैट z ए इक्वल टू ए जेड। ठीक है ना, क्लियर है। तो उसी लॉजिक से मैं बता पाऊंगा ना कि यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, x इनवर्स ए एक्स कर रहा है। ठीक है, तो z इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स इंटू जेड अगर मैं बोल देता हूं तो मैं क्लियरली बोल पाऊंगा कि z जो होगा वो नॉर्मलाइजर ऑफ दिस में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो नॉर्मलाइजर ऑफ दिस में अगर एग्जिस्ट किया तो हमें पता चल जाएगा कि भाई z को मैंने x इनवर्स एन ए एक्स में कंसिडर किया था और z मेरे को मिल गया n ऑफ x इनवर्स ए एक्स में, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो अगर ये इसका सबसेट है, अगर a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तो फ्रॉम 1 and 2 मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि a और b सेट इक्वल होगा। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू सेट का यही कंडीशन था। अभी बस आखिरी में मेरे को ये समझाना है आपको कि ये इसके इक्वल हुआ कैसे। देखो, z इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स को मैं z को क्या लिख सकता हूँ, x इनवर्स सी एक्स, तो x इनवर्स सी एक्स इंटू एक्स इनवर्स ए एक्स, ये क्या आ जाएगा, इसको मैं इजीली ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई कि x इंटू एक्स इनवर्स तो e के इक्वल हो जाएगा, और e अगर बीच में है तो c इंटू ई को c ही लिख सकता हूँ, तो ये डायरेक्टली x इनवर्स c है इंटू एक्स के इक्वल आ जाएगा। 2-3 स्टेप यहाँ पे स्किप किया गया है। ठीक है, वो आप अपने आसानी के लिए आप कॉपी में लिख के रख सकते हो। ठीक है, और AC जो होगा वो CA जो होगा वो A इंटू C के इक्वल होगा, क्योंकि C जो एलिमेंट है वो नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है, और अगर वो नॉर्मलाइजर का एलिमेंट है तो वो A के साथ कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि A भी आपका किसका एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ पे बोल करके दे दिया गया है। क्लियर है, समझ में आया ना। तो CA को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर। अभी देखो, x इनवर्स इंटू AC इंटू एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ, क्लियरली लिख सकता हूँ। क्यों जानते हो ना, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगा देता हूँ तो x इंटू एक्स इनवर्स ई हो जाएगा, तो a इंटू ई तो a के इक्वल होगा, तो अल्टीमेटली तो घूम के यही आएगा। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना आराम से, और यही चीज मेरा क्या हो गया, z, तो दिस इक्वल टू दैट आ गया। मतलब क्या कि z जो है वो इसका नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको एक एलिमेंट मान के चलता हूँ, है ना, तो z जो है वो इसका नॉर्मलाइजर में बिलोंग करेगा। क्लियर है, ये समझ में आया ना। तो z इसका नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर गया, इसी से प्रूफ हो गया कि ये इसका सबसेट हो गया, मतलब ये इसका सबसेट हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि z को हमने उधर कंसीडर किया था और इधर z पाया गया है। तो अगर z को किसी चीज़ में कंसीडर करके z दूसरे किसी चीज़ में मिल जाता है तो इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट है। प्रॉपर इम्प्रॉपर मेरे को नहीं पता, बट सबसेट अपन बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं ये क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये दोनों सेट एग्जैक्टली इक्वल होंगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। चलो ठीक है भाई, समझ में आया ना अच्छे से, बढ़िया एकदम। चलो चलिए, तो अभी हम अगला पोर्शन में चलते हैं। ठीक है ना, इसका आगे वाला पार्ट, ठीक है, जो भी है उसके ऊपर चलते हैं एंड देन उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा अगला पोर्शन। अगला पोर्शन लिखिएगा। एक सवाल लिखा देता हूं, उससे पहले लिखो तो एक सवाल, कैन टू सबग्रुप्स बी इक्वल, सॉरी, कैन टू सबग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप बी डिसजॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या होगा, दो सबग्रुप का भी डिसजॉइंट हो सकता है क्या किसी ग्रुप का। अगर किसी ग्रुप G का दो सबग्रुप आता है H1 और H2, तो वो दोनों कभी भी डिसजॉइंट हो ही नहीं सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये सेम ग्रुप का दो सब ग्रुप है तो इनमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा सेम होगा, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन तो आएगा ही आएगा ना, तो दो कभी भी डिसजॉइंट हो ही नहीं सकता है। तो इसका रीजन वही होगा, आप लिख दीजिएगा। क्लियर है कि टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप कैन नॉट बी डिसजॉइंट एज द आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू बोथ द सब ग्रुप। क्लियर है? चलिए क्लियर है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर, then मैं explain करता हूँ। तो चलिए देखते हैं अगला पोर्शन, है ना। तो अगला पोर्शन में आपके पास आ रहा है कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप क्या लिखा गया है देखिए जरा, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ग्रुप है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसके पास दो दो सबसेट मैंने लिखा, और भी सबसेट पॉसिबल होगा, मैंने दो लिखा। अभी अगर इसका इन्वर्स लिखता हूँ तो ये 1 का इन्वर्स 1, -1 का इन्वर्स -1। इसका इन्वर्स अगर लिखता हूँ तो -1 का -1 है और माइनस आयोटा का आयोटा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये तो एच के इक्वल ही आ रहा है, बट ये तो के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहीं से कंक्लूजन निकल करके आता है कि अगर कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप उस पर्टिकुलर ग्रुप का सब ग्रुप होता है तभी वो उस ग्रुप का इक्वल होगा, मतलब उसी कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप का इक्वल होगा। ठीक है, जो थ्योरम आपको आगे देखने को मिलेगा। लेट G be a group and H be a complex of the group G, that is H is a non-empty subset of G. Then H inverse और H equal कब होगा? If H is a subgroup of G. क्लियर हो गया यहाँ से। H into H बराबर H कब होगा? H into H बराबर H कब होगा? If H is a subgroup of G. क्लियर है क्या? H अगर G का सबग्रुप हो जाता है, सबसेट तो बहुत सारे पॉसिबल होगा, बट उन सबसेट में से जो सबग्रुप वाला सबसेट है ना, वो अगर हो जाता है H, तो H इनवर्स इक्वल टू H भी लिख सकते हैं, H इंटू H बराबर H भी लिख सकते हैं, और H इनवर्स का वैल्यू H के इक्वल भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? यही हमारा यहाँ से बेनिफिट निकल करके आता है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं, अगला थ्योरम देखते हैं। लेट H and K are two subgroups of a group G, then HK is also a subgroup of group G if HK is equal to KH। ये इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा अच्छे से। Let H and K are two subgroups of group G, then H into K is also a subgroup of G if and only if HK is equal to KH। ठीक है, तो उन तीनों की मदद से इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक बार आप ये कंसिडर करके ये प्रूफ करो, एक बार ये कंसिडर करके वो प्रूफ करो, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लिखा गया है। क्लियर है क्या? चलो, तो मान लेते पहले H and K दो सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G है ना। तो अगर ये दोनों के दोनों दो सब ग्रुप है तो H इनवर्स को मैं H लिख सकता हूँ, K इनवर्स को मैं K लिख सकता हूँ बाई प्रॉपर्टी 1। ठीक है ना। अगेन मैं H इनवर्स को भी H लिख सकता हूँ और K इनवर्स को भी K लिख सकता हूँ। अब मेरे को प्रूफ करना है H के बराबर KH। ठीक है ना, तो H के बराबर KH मैं कैसे प्रूफ करता हूँ, देखो। लेट HK इज ए सब ग्रुप ऑफ G। मान लेते H और K अगर दो सब ग्रुप है तो H इंटू K भी एक सब ग्रुप है G का। तो H इंटू K अगर G का सब ग्रुप है तो H इंटू K का जो इनवर्स होगा, H इंटू K का जो क्या होगा, इनवर्स होगा, उसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, H इंटू K के इक्वल लिख सकता हूँ, है ना, ऊपर वाले थ्योरम के मदद से। ठीक है, तो यहाँ से H इंटू K होल इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, K इनवर्स H इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि ये सब ग्रुप में भी ये प्रॉपर्टी ट्रू होता है कि H और K अगर दो सब ग्रुप है तो H इंटू K होल इनवर्स इक्वल टू K इनवर्स H इनवर्स। ठीक है, तो ये H के इक्वल आ गया, और यहाँ से K इनवर्स को मैं K लिख सकता हूँ, H इनवर्स को H लिख सकता हूँ ऊपर वाली चीज़ को यूज़ करके, तो यहाँ से KH और H के इक्वल आ गया। क्लियर है क्या? कन्वर्सली हमने क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे ये कंसीडर करेंगे, दैट इज H के इक्वल टू KH मान लेते हैं, और अभी हमें प्रूफ करना है कि H इंटू K सब ग्रुप G का है। तो H इंटू K को अगर G का सब ग्रुप प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि H इंटू K इंटू उसका इनवर्स जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है ना, दैट इज H इनवर्स इक्वल टू H। ये वाला चीज अगर मैं यूज कर देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ, तो H G का सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है, वाइस वर्सा ट्रू है ये। तो अगर आप ये प्रूफ कर देते हो किसी भी सब ग्रुप H के लिए, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट H के लिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि H G का सब ग्रुप है। ठीक है, तो हमने HK को सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि HK इंटू HK होल इनवर्स दैट इज HK K इनवर्स H इनवर्स।
है ना। तो K इनवर्स इंटू K इनवर्स को तो मैं K लिख सकता हूँ, ये देखो इसी प्रॉपर्टी के अंडर पे, क्योंकि K तो सब ग्रुप मुझे पता है, H भी सब ग्रुप पता है, तो K इंटू K इनवर्स तो K के इक्वल होगा। सिमिलरली H इंटू K इक्वल टू K इंटू H तो मैंने कंसिडर करके आया, तो H के को मैंने KH लिख दिया घुमा करके, और यहाँ से H इंटू H इनवर्स किसके इक्वल आ गया, H के इक्वल आ गया, क्योंकि हमें पता है कि H और K दोनों सब ग्रुप है, दोनों अगर सब ग्रुप है तो H इंटू H इनवर्स भी H के इक्वल होगा और K इंटू K इनवर्स भी K के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये KH आ गया, और इसी KH को मैं बाय दिस एजम्पशन HK के इक्वल लिख सकता हूँ। तो क्या प्रूफ हो गया कि समथिंग इंटू समथिंग इनवर्स इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो अगर ये चीज़ प्रूफ हो गया तो इस थ्योरम के मदद से मैं बोल सकता हूँ कि HK जो होगा वो सब ग्रुप ऑफ G क्लियरली हो जाएगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पे और दो चीज़ लिखा गया है, देख लीजिएगा कि HK इज इक्वल टू KH डज नॉट मीन ईच एलिमेंट ऑफ H कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ K। इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं है कि K का H का हर एक एलिमेंट K का हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इट ओनली मीन्स दैट फॉर ईच H बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड K बिलोंग्स टू कैपिटल K, H इंटू K बराबर K1 इंटू H1 फॉर सम K1 बिलोंग्स टू K एंड H1 बिलोंग्स टू H। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं कैपिटल H और कैपिटल K का कोई भी दो लेता हूँ, स्मॉल h और स्मॉल k, कोई भी दो एलिमेंट, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट K1 इंटू H1 के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, जहाँ पे K1 K का कोई भी एलिमेंट होगा और H1 H का कोई भी एक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देखना, यहाँ पे ईच लिखा गया है और यहाँ पे सम लिखा गया है, ठीक है। मतलब अगर मैं कैपिटल H और कैपिटल K का हर दो एलिमेंट उठा करके प्रोडक्ट करता हूं, ठीक है, तो वो कुछ K1 इंटू H1 के इक्वल आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी फॉर ऑल नहीं लिखा गया है, फॉर ऑल अगर लिखा जाता तो सारे एलिमेंट कंसिडर करना पड़ता, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि H इंटू K K1 इंटू H1 के ही इक्वल होगा, जहां पे K1 H1 सारे कॉम्बिनेशन को इंडिकेट कर रहा है, नहीं सारे कॉम्बिनेशन को नहीं, कुछ कॉम्बिनेशन के इक्वल हो सकता है। तो G अगर बाइनरी कॉम्पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ना होकर के प्लस हो जाता है, ये सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो अगर मल्टीप्लीकेशन ना होकर प्लस हो जाता है तो हम ये क्या डिफाइन करेंगे, H इंटू K ना बोल के इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, H प्लस K लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो H प्लस K का वैल्यू क्या आएगा, H प्लस K आएगा, जहाँ पे H का एलिमेंट होगा, K का एलिमेंट होगा, कैपिटल K का एलिमेंट होगा, है ना। तो H इंटू K का जो एलिमेंट होगा वो इस पैटर्न में आएगा, H इंटू K। सिमिलरली H प्लस K अगर आएगा तो ऑब्वियसली H प्लस K आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा आर्टिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप खत्म होने के बाद अभी हमारा मेन चीज स्टार्ट होगा और वो है आपका कोसेट्स। तो चलिए देखते हैं कोसेट्स में क्या क्या है और उसको डिटेल में स्टडी करते हैं एंड देन आगे और बातचीत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये मैं लिखते वक्त मिस हो गया, ठीक है ना, अदरवाइज आप इस जगह पे कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसी से हम करते हैं, H इंटू K, ठीक है ना। तो H अगर G का कोई भी सब ग्रुप है, K अगर G का कोई भी सब ग्रुप है, तो H इंटू K, है ना, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है, जिसका एलिमेंट H इंटू K के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, जहाँ पे H कैपिटल H का कोई एलिमेंट होगा और K कैपिटल K का कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा, ठीक है। आप जानते हो कि H और K अगर आपका कैपिटल H और कैपिटल K का दो एलिमेंट है, जहाँ पे ये दोनों के दोनों अगर कैपिटल H और कैपिटल K का अगर दो एलिमेंट होता है, तो H इंटू K इस प्रोडक्ट को ले करके जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हमारे पास आएगा उन सब का कलेक्शन जो होगा वो H इंटू K हो जाएगा कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करा सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटी आ सकता है कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप में, सारे नॉन एम्प्टी पॉसिबल सबसेट्स को मैं कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप बोल सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से जो भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि एक चीज़, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए आपके पास, देखो कि H अगर उसका एक एलिमेंट है, K अगर उसका एलिमेंट है G का, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्लोजर प्रॉपर्टी से मैं बोल सकता हूँ कि उसी का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो उसका कोई भी एलिमेंट्स लेकर के कितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट अगर मैं बना दूँ, ठीक है ना, अल्टीमेटली H इंटू K जो होगा
वो तो उसी का ही एलिमेंट होगा ना, अगर H और K G का एलिमेंट अगर है तो, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को लेकर के अगर मैं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आपके सामने बनाऊँ, ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि आपके पास जितने भी पॉसिबल सबसेट्स है, सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स को आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। अगर आप सारे पॉसिबल सबसेट्स को कंसीडर नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ लिख करके दे दिया ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप होता क्या है कि अगर H, मतलब मान लो ग्रुप को मान लेते G है ना, आसान भाषा में, तो H अगर इसका कोई भी एक सब ग्रुप है, G अगर इसका कोई भी सब ग्रुप है, ठीक है। मैं बेसिकली क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर स्मॉल h कैपिटल H में है और स्मॉल k कैपिटल K में अगर बिलोंग कर रहा है, तो वो दोनों, अगर ये दोनों, इसका तो सब ग्रुप है, G का तो सब ग्रुप है ये दोनों, तो अगर G का सब ग्रुप है ये दोनों, अगर ये दोनों एलिमेंट इन दोनों पे है तो ये दोनों एलिमेंट G पे भी होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं कि ये दोनों के प्रोडक्ट भी G पे होगा, है ना। तो H इंटू K सेट का जो भी एलिमेंट है तो उसको तो H के ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और वो H इंटू K तो G का ही एलिमेंट होगा। अगर वो H इंटू K अगर G का एलिमेंट होता है तो क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि H इंटू K के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो G के ही एलिमेंट होगा। तो G के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनका पॉसिबल सबसेट जो होगा वही आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप तो यूनिक नहीं हो सकता, यहाँ पे मल्टीपल सबसेट्स पॉसिबल होगा, सारे के सारे नॉन एम्प्टी सबसेट्स को ही मैं कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप बोल सकता हूँ। क्लियर है क्या? तो याद रखिएगा कैपिटल H कैपिटल K अगर G का दो सब ग्रुप है तो H इंटू K को अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो ये चीज कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप H एंड K है, सॉरी कॉम्प्लेक्स ऑफ सब ग्रुप H एंड K ऑफ ग्रुप G। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? और ये जो लॉजिक दिया क्लोजर प्रॉपर्टी का ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी आपको शायद कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ये सब चीज़ें आगे की चीज़ें समझने में, तभी मामला क्लियर होगा पूरा पूरा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। मैंने समझा रखा है ऑलरेडी आपको एक एक चीज़, है ना, और ये तीनों रिजल्ट्स को यूज़ कर लेना, ठीक है। तो इसके मदद से आप इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी इन्वर्स का लॉजिक दिया गया है वो मतलब इसी सब ग्रुप का इन्वर्स एलिमेंट को लेकर के, है ना। H इन्वर्स का मतलब है कि H अगर कोई भी सब ग्रुप है तो उस सब ग्रुप के अंदर जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स का जो इन्वर्स होगा वो भी तो ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। तो उन सारे इन्वर्स एलिमेंट को लेकर के अगर एक और सेट बनाता हूँ तो उसको मैं H इन्वर्स से रिप्रेजेंट करूँगा। तो वो H इन्वर्स H के इक्वल सिर्फ तभी आ सकता है जब आपका वो H जिसका सारे इन्वर्स एलिमेंट लेकर के आप नया सेट बना रहे हो वो एक सब ग्रुप होगा। अगर वो सब ग्रुप नहीं होता है तो वो H इन्वर्स H के इक्वल दैट इज K इन्वर्स K के इक्वल नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। सही बात है, क्लियर है? तो अभी मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप पूरा पूरा क्लियर है। अभी अपन स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक दैट इज कोसेट्स। कोसेट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पोर्शन दैट इज कोसेट्स, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रा ध्यान से समझिएगा। और इसका काफ़ी एप्लीकेशन है, आगे जा करके आपको लैग्रेंज थ्योरम, साइक्लिक सब ग्रुप वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलने वाला है इसी यूनिट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो देखो कोसेट में क्या बोला जा रहा है, लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G एंड A बी एनी एलिमेंट ऑफ G, देन द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G determined by A is the subset of G denoted and defined as इस तरीके से AH। सही है, जिसमें जिसका जो एलिमेंट होगा ना वो क्या होगा, A इंटू H के फॉर्म में होगा। मतलब आपके पास एक सब ग्रुप है भाई H, ठीक है, जो कि किसका सब ग्रुप है, G का सब ग्रुप है। अभी H के हर एक एलिमेंट को अगर एक G का कोई भी एक एलिमेंट A, G का कोई भी एक एलिमेंट A से अगर मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, मल्टीप्लाई तो सब ग्रुप के साथ नहीं होगा ना, किसके साथ होगा, सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ। क्लियर है? तब जाकर के इसको मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट कोसेट बोलूंगा। और वही चीज अगर मैं राइट साइड में किया तो वो राइट कोसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है लेफ्ट और राइट कोसेट का, जो आपको अच्छे से समझना है। क्लियर है? तो
तो इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करो, है ना। और ये दोनों के दोनों ही जी का जो है वो क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि सब ग्रुप तो ऑलरेडी जी का सबसेट होगा ही होगा। और उसके ऊपर अगर आपने उसके सारे एलिमेंट्स को अगर लेफ्ट या राइट साइड से मल्टीप्लाई किए करके अगर नया एलिमेंट बना रहे हो तो ऑब्वियसली इस कॉसेट के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो उसका सबसेट होगा ही होगा जी का, क्योंकि ए भी जी का एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है तो जी का एलिमेंट होगा ही होगा। तो जी का अगर ये दोनों एलिमेंट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी जी का एलिमेंट होगा। तो ए इंटू एच का जो भी एलिमेंट आएगा वो जी का एलिमेंट होगा ही बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये कंफर्म हो जाता है, चाहे लेफ्ट कॉसेट हो या राइट कॉसेट हो, वो सारे के सारे जी का सबसेट होगा ही होगा। आगे बोला जाता है, देखो, इफ द ग्रुप जी इज एबिलियन देन क्लियरली ए एच इज इक्वल टू एच। ऑब्वियसली अगर जी आपका एबिलियन ग्रुप हो जाता है तो लेफ्ट कॉसेट में क्या आएगा, ए एच टाइप का एलिमेंट आएगा और राइट कॉसेट में एच ए टाइप का एलिमेंट आएगा, है ना। अगर जी और यहाँ पे ये दोनों के दोनों जी का ही एलिमेंट है, अगर जी एबिलियन हो जाता है तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट फॉर्म बाय द एलिमेंट ए एंड सब ग्रुप एच, सारे एलिमेंट्स उन दोनों कॉसेट्स के इक्वल हो जाएंगे और ग्रुप भी आपका मतलब अगर ग्रुप एबिलियन हुआ तो, ठीक है, मतलब एवरी लेफ्ट कॉसेट इज ए राइट कॉसेट हो जाएगा, वाइस वर्सा, मतलब दोनों तरफ से ये ट्रू है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी को, ये भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, तो उस एलिमेंट से अगर मैं दो कॉसेट फॉर्म करता हूं, ई एच या फिर एच ई, तो वो दोनों के दोनों हमेशा एच के इक्वल आएगा, क्योंकि ई एच का मतलब हो जाएगा ई इंटू स्मॉल एच, और एच अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो ई इंटू एच को तो एच में ऐसे ही लिख सकता हूँ, तो वही चीज़ कैपिटल एच के इक्वल हो जाएगा, सही बात है। और एच इंटू ई किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एच के इक्वल होगा। तो एवरी सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज अ लेफ्ट कॉसेट एज वेल एज ए राइट कॉसेट डिटरमाइंड बाई आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर है? एवरी सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज अ लेफ्ट एज वेल एज ए राइट कॉसेट डिटरमाइंड बाई आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से आप दो कॉसेट निकालते हो तो वो दोनों के दोनों कॉसेट सब ग्रुप के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? इसका लॉजिक भी क्लियर है, इसको याद रखिएगा। आगे अगर बात करें कि A belongs to G is an element of H, then AH belongs to H, obvious है, ठीक है, क्योंकि A अगर H का एलिमेंट है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि A को मैं A ही लिख सकता हूँ, ठीक है ना, और E तो H का एलिमेंट होगा ही होगा, तो AE AH कोसेट का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो A बिलोंग्स टू AH तो हो ही गया, ठीक है ना। तो A बिलोंग्स टू AH ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पे बोला जा रहा है AH बिलोंग्स टू H, तो AH बिलोंग्स टू H बोलने के पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर मैं इसका बात करूं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि A अगर ग्रुप का एलिमेंट है और सब ग्रुप का भी एलिमेंट है, तो A से अगर मैं मतलब सब ग्रुप का किसी एलिमेंट से अगर मैं सब ग्रुप के साथ कोसेट फॉर्म करता हूं तो वो H के साथ H पर बिलोंग करेगा, ठीक है, वो H पर बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ से मैं क्लियरली एक और चीज़ बोल सकता हूँ, देखो दोस्त, ऐसा भी होगा कि AH जो है वो H के साथ इक्वल भी होगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना, सब ग्रुप में A बिलोंग्स टू G इज एन एलिमेंट ऑफ H इटसेल्फ, तो H का किसी एलिमेंट को लेकर के अगर H के ही एलिमेंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, H का ही एलिमेंट आपको मिलेगा। क्लियर है क्या? क्योंकि देखो H में अगर 1 2 3 4 ये 4 है, मान लो ये अगर ग्रुप है किसी ऑपरेशन के अंडर पे, सब ग्रुप है, G का सब ग्रुप है, तो भाई अगर H का ही एलिमेंट लेकर के मैं कोसेट फॉर्म करता हूँ तो ऑब्वियसली इसको H को तो बिलोंग करना ही पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इनफैक्ट ये H के इक्वल हो जाएगा,
क्योंकि 2 से अगर मैं सारे एलिमेंट को ऑपरेट करता हूँ तो वो मेरे को H में ही बिलोंग करना होगा, नहीं तो ये तो सब ग्रुप हो ही नहीं पाएगा ना। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कैसे करेगा? अगर मैं यहाँ का सारे एक एलिमेंट 2 को 1 के साथ रिलेट करूँ, 2 के साथ 2 को 3 के साथ 2 को 4 के साथ अगर ऑपरेट करता हूँ तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए ना। वही तो है क्लोजर प्रॉपर्टी, और वो तो इसमें होल्ड कर रहा है क्योंकि ये तो ग्रुप है, मतलब सब ग्रुप है इसका। सब ग्रुप अगर है तो ग्रुप तो है, ये तो समझ पा रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये 2 इंटू एच जो होगा वो एच में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो इनफैक्ट 2 इंटू एच के इक्वल होगा। तो मैं क्लियरली बोल पाऊंगा कि जिस एलिमेंट से मैं कोसेट फॉर्म कर रहा हूँ वो एलिमेंट अगर उसी सब ग्रुप का एलिमेंट है तो वो कोसेट एग्जैक्टली उसी सब ग्रुप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये तीन बेसिक आपका प्रॉपर्टीज़ हो गया जो बेसिक कोसेट का डेफिनेशन से ही निकल करके आता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझ करके रखिएगा। इस फॉर्मेट में कभी भी आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये एच इसका सब ग्रुप है, ऑलरेडी जानते हो। अगर कोसेट बनाना है, अगर आयोटा कोई भी एक एलिमेंट से मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आयोटा माइनस आयोटा आ गया, और अगर -1 से अगर एच को मल्टीप्लाई कर दिया तो एच के इक्वल आ गया, देखो है ना। अगर उसी सब ग्रुप का किसी एलिमेंट से कोसेट फॉर्म किया तो वो एच के ही इक्वल आ गया, जो यहाँ पे बोला जा रहा है। क्लियर है क्या? तब लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट और वो सब ग्रुप जिसके साथ आपने कोसेट बनाए ना, वो सारे के सारे इक्वल होगा, ठीक है। चलिए अभी आगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम से कोसेट के ऊपर बेस करके उनको स्टडी करते हैं, एंड देन उसके बाद जा करके हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4-5 थ्योरम लिख रखा है कोसेट के ऊपर। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ज़रा ध्यान से देखिएगा। लेट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। पहले बोला जा रहा है कि एच जो होगा वो सब ग्रुप है किसका? ग्रुप जी का। देन फॉर एनी एलिमेंट ए एंड बी आपको ये प्रूफ करना है और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। आगे और भी सारी चीज़ें देखते हैं एक एक करके। लिख लो आप, डिक्टेट कर रहा हूँ। पहला वाला लिख लो रोमन 1, देन मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लिखिएगा आपको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड मतलब क्या? इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ से। ये अगर होता है तो भी ये होगा, ये अगर होता है तो भी ये होगा। मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट अगर उसके साथ इक्वल हो जाता है तो ये ए एच पे बिलोंग करेगा, जिसका बातचीत अभी हमने किया है, उसी को प्रूफ करने जा रहे। लिखो लेट ए एच बराबर एच। इसको पहले एज्यूम करते हैं। ठीक है, लिखो since the identity element E belongs to H, since the identity element E belongs to H, therefore A into E belongs to A into H। तो E जो है वो H पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ A into E, ठीक है ना, A इंटू ई जो होगा वो A इंटू एच पे बिलोंग करेगा ही करेगा, ऑब्वियसली। क्लियर है क्या? अगर E एच पे बिलोंग करता है तो A इंटू ई तो A इंटू एच पे बिलोंग करेगा ही ना, ऑब्वियसली, है ना। मान लो H कोई भी एक सब ग्रुप है जिसके अंदर E बिलोंग कर रहा है ना, और A कोई भी एलिमेंट है G का। अभी तक तो हमें तो प्रूफ करना है A H का एलिमेंट है, तो अभी तक तो अभी के लिए तो मैं A को G का ही एलिमेंट मानूंगा। तो अगर A G का कोई भी एलिमेंट है तो A के साथ अगर E मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ऑब्वियसली A H कोसेट में बिलोंग करेगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि A इंटू ई ए हो जाएगा। यहाँ पे बाई डेफिनेशन लिख सकते हो, A इंटू ए हो जाएगा। तो A बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? A H, और A H को आपने क्या कंसिडर कर रखे हो? H कंसिडर कर रखे हो। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है A बिलोंग्स टू H, ठीक है। तो ये पार्ट तो सिंपल है। कन्वर्सली लिखो, कन्वर्सली लेट A बिलोंग्स टू H।
अभी आपको ये कंसीडर करके ये प्रूफ करना है। तो अगर ये प्रूफ करना है तो एक बार आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये इसका सबसेट है ना, और एक बार आपको ये इसका सबसेट प्रूफ करना होगा। तो अगर ये दोनों आपने प्रूफ कर दिए तो AH और H इक्वल आ जाएगा। तो लिखो लेट A बिलोंग्स टू H टू प्रूव AH इज इक्वल टू H। लिखो लेट X belongs to AH be any element, X belongs to AH coset left coset be any element। तो मैं x इज इक्वल टू a इंटू स्मॉल h लिख सकता हूँ फॉर सम स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। देयरफॉर x belongs to a into capital H implies x belongs to capital H। ठीक है ना, क्लियर है। चलो एक और लॉजिक देता हूँ, रुको इससे पहले x बिलोंग्स टू कैपिटल AH आपने कंसीडर किए, क्योंकि आपने ये आपको प्रूफ करना है। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो x इसमें कंसीडर करोगे और इसमें है आप दिखाओगे। तो x बिलोंग्स टू AH आपने कंसीडर किए तो x का वैल्यू AH के इक्वल होगा फॉर सम H बिलोंग्स टू कैपिटल H। अभी लिखो नाउ A belongs to capital H and H belongs to capital H implies AH belongs to capital H। ठीक है ना, ऑलरेडी आप ये चीज़ एज्यूम करके आए हो और यहाँ पे आपने आके एज्यूम किए कि H belongs to capital H। तो इन दोनों की मदद से मैं क्लोजर प्रॉपर्टी से ये बोल सकता हूँ ना कि A इंटू H जो होगा वो भी कैपिटल H पर बिलोंग करेगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि AH किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x बिलोंग्स टू H आ जाएगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू AH आपने कंसीडर किए थे, जो कि इंप्लाई कर रहा है x बिलोंग्स टू H को। देयरफॉर A इंटू H दैट इज लेफ्ट कॉसेट इज ए सबसेट ऑफ सब ग्रुप H। ये आपका रोमन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अगेन आप कंसीडर करो, अगेन लेट अभी आप क्या करोगे कि इसमें कोई भी एलिमेंट आप कंसीडर करोगे और आप प्रूफ करोगे कि वो चीज़ इसमें बिलोंग कर रहा है ना। अगेन लेट अभी कैपिटल H में अगर कोई भी एलिमेंट आप कंसीडर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो स्मॉल h ही आप कंसीडर करोगे। आपको प्रूफ करना है h इज ए सबसेट ऑफ a इंटू h। ठीक है, तो आप कंसीडर कर लो लेट h बिलोंग्स टू कैपिटल H बी एनी एलिमेंट देयरफॉर A इनवर्स इंटू H जो होगा वो कैपिटल H में बिलोंग करेगा। यहाँ पे क्यों करेगा ऐसा बिलोंग, सिंस H बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड कैपिटल H इज अ सब ग्रुप, एज H सब ग्रुप है। ठीक है, तो और A और H दोनों के दोनों यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। समझ में आया ना, ऑलरेडी आप जानते हो कि ये बिलोंग कर रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो H अगर सब ग्रुप है तो अगर सब ग्रुप में ये कोई भी दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो A इनवर्स B भी तो उसमें एग्जिस्ट करेगा ना। ये बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप अपने लिख दिए। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी बहुत बच्चे बोलते हैं सर H तो H में कैपिटल H में एग्जिस्ट कर रहा है, वो तो यहाँ से पता चल गया। A कैपिटल H में बिलोंग कर रहा है, वो कहाँ से पता चलेगा। अरे कन्वर्सली वाले पार्ट में आप कंसीडर करके आए थे ना, लेट A बिलोंग्स टू कैपिटल H, ये कंसीडर करके तो ये प्रूफ करोगे ना आपकी बार। क्लियर है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में लिखो देयरफॉर A इंटू A इनवर्स H बिलोंग्स टू AH। ऑब्वियसली अगर ये चीज़ इसमें बिलोंग करता है तो A के साथ अगर ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लेफ्ट कॉसेट में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट का लॉजिक दिया था पहले। ठीक है ना, E बिलोंग्स टू कैपिटल H अगर होता है तो A इंटू E बिलोंग्स टू A इंटू H लेफ्ट कॉसेट हो जाएगा। क्लियर है, और यहाँ से मैं इजीली A इंटू A इनवर्स को E इंटू H लिख पाऊंगा और E इंटू H हो जाएगा आपका H। तो H बिलोंग्स टू A इंटू कैपिटल H आ गया। तो H को आपने यहाँ पे कंसीडर किया था और यहाँ पे प्रूफ कर दिया, देयरफॉर H इसका सबसेट हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव
क्या आ गया कि एच इज इक्वल टू ए इंटू कैपिटल एच। ठीक है, देयरफॉर आप क्लियरली बोल सकते हो कि ए एच इज इक्वल टू एच इम्प्लाइज एन इम्प्लाइड ए बिलोंग्स टू कैपिटल एच। मतलब अगर ये होता है तो ये होगा, और अगर ये होता है तो भी ये होगा। ठीक है, तो हमने पूरा प्रूफ लेफ्ट कॉसेट के लिए किए थे, आप घर पे राइट कॉसेट के लिए भी कर लीजिएगा, दैट इज ये वाला पार्ट। ठीक है, जस्ट एच को इधर से उधर लाना है और ए एच को एच ए लिखना है, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, जस्ट कैपिटल ए एच के जगह पे आप एच ए लिखोगे, और जहाँ जहाँ पे आपने ए इंटू स्मॉल एच लिखे थे उस जगह पे एच इंटू स्मॉल ए लिखोगे। ठीक है ना, यहाँ पे एच इंटू ए इनवर्स ऐसे आ जाएगा, एच इंटू ए, यहाँ पे एच आएगा। तो इतना सा समझ आपके अंदर है ताकि आप इस प्रूफ को कर पाओ। अगर आप ये भी नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा यार पढ़ने का। ठीक है, तो ये आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला बात, ए एच बराबर बी एच अगर होता है ना, दैट इज अगर ए से कोई मैं लेफ्ट कॉसेट बनाता हूँ और बी से एक और लेफ्ट कॉसेट बनाता हूँ, अगर ये दोनों लेफ्ट कॉसेट इक्वल होता है तो ए इनवर्स बी जो होगा वो एच में बिलोंग करेगा। क्लियर है भाई, ए इनवर्स बी जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, एच पे बिलोंग करेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। नंबर 1 हो चुका है। नंबर 2, ए एच इक्वल्स टू बी एच, या फिर एच ए बराबर एच बी। चलो एक में मैं राइट कॉसेट वाला कर देता हूँ। एच ए इज इक्वल टू एच बी अगर आपके पास अवेलेबल है तो अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ से b को रिमूव करने के लिए या फिर यहाँ से a को रिमूव करने के लिए a इनवर्स से या फिर b इनवर्स, मान लो b इनवर्स से, किसी भी एक से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बोथ साइड। तो ये आ जाएगा h इंटू ई, आएगा नहीं आएगा, ये आ जाएगा h इंटू ई। सही बात है, क्लियर है क्या? तो यहाँ से आपको इजीली पता चल रहा है कि अपन क्लियर कट यहाँ से बोल सकते हैं एक चीज़, है ना, कि अगर इस एलिमेंट को मैं कोई नया एलिमेंट x का नाम दे दूँ तो एच एक्स बराबर एच ई आ गया। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से ये चीज़ जानते हो कि एच एक्स बराबर एच ई अगर है तो इस h इंटू ई को मैं h के नाम दे सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पे पढ़ के आए हो कि h इंटू ए एच के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या मिल रहा है, वेयर x इक्वल टू ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू g, क्योंकि आप जानते हो कि a अगर g पे है, b भी अगर g पे है तो a b इनवर्स तो g पे होगा ही। तो h इंटू एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास, h के इक्वल आ गया। ठीक है, तो h इंटू एक्स अगर h के इक्वल आता है तो क्लियरली मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना कि भाई अगर h इंटू एक्स h के इक्वल आ रहा है तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, h होगा। ठीक है भाई, थ्योरम नंबर 1। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू h अगर होता है तो वही x कौन है, a b इनवर्स बिलोंग्स टू h, यहाँ से प्रूफ हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आया ना, कोई डाउट मेरे ख्याल से होगा नहीं। और इसका कन्वर्सली वाला पार्ट जो है वो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा काम। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते बहुत ज़्यादा, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये सारे के सारे प्रूफ्स ही यहाँ में से कोई ना कोई एग्जाम में कभी भी आ सकता है। ठीक है क्या, चलो तो मैं क्या बोल सकता हूँ कन्वर्सली में मैं ये बोलूँगा कि लेट ए इनवर्स बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ये ग्रुप का एलिमेंट की वजह से। तो ए इनवर्स बी अगर एच पे है तो मैं यहाँ से क्या बोल पाऊँगा, मैं यहाँ से ये बोल पाऊँगा कि भाई कि अगर ये एलिमेंट एच पे है तो एच के साथ अगर इसका कोसेट बनाता हूँ, है ना, अगर x बिलोंग्स टू एच होता है, ठीक है, तो h इंटू ए एच के इक्वल होता है ना। अगर a बिलोंग्स टू h है तो h इंटू ए एच के इक्वल है, ठीक है ना। तो h इंटू ए के जगह पे ये आ गया, वो h के इक्वल हो जाएगा। सही बात है क्या? तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि ये h a इनवर्स b h इंटू ई, इस h को मैं h इंटू ई लिख सकता हूँ इजीली। क्लियर है क्या दोस्त? अच्छा, और इसी e को मान लीजिए b इंटू बी इनवर्स लिख दिया अपन ने। ठीक है, इसी e को मान लीजिए अपन ने क्या लिख दिया अभी, b इंटू बी इनवर्स लिख दिया। सही है क्या? अच्छा, यहाँ पे a b इनवर्स होगा,
ए इनवर्स बी नहीं, ए इंटू बी इनवर्स होगा। सही, ऐसे लिख दिया। और बोथ साइड अपन ने अभी बाई पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद बी, वी हैव, ठीक है ना, वी हैव h इंटू ए बराबर h इंटू बी। तो ये स्टार्टिंग वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये इस चीज का मतलब समझिएगा। बहुत बच्चे डाउट आता है, सर कोसेट में डायरेक्टली अपने बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। ये जो कोसेट्स है, मतलब ये भी एक नया कोसेट का फॉर्मेशन हुआ है बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये बेसिकली किसको मीन कर रहा है, ये बेसिकली इसको मीन कर रहा है। लिखने को तो हम रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एच ए बी इनवर्स ही लिख रहे हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, बट ये हकीकत में पोस्ट मल्टीप्लाई एच ए के साथ नहीं हो रहा है, ये स्मॉल एच ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये तो कोसेट है, कोसेट के साथ मल्टीप्लिकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। कोसेट का हर एक एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, हो करके नया कोसेट जनरेट करेगा एच ए बी इनवर्स। क्लियर है? तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं प्रूफ हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको अच्छे से लिख करके रखिएगा। क्लियर है? प्रैक्टिस भी करना। आगे बात करते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आगे बात करते दोस्त, देख लीजिएगा। नंबर 3 पे बोला जा रहा है कि एच ए राइट या लेफ्ट कुछ भी हो, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू एच। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं इसका उल्टा पार्ट, दैट इज ए बिलोंग्स टू एच अगर होता है, ए बिलोंग्स टू एच अगर होता है, ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू एच अगर मैं बोलता हूं, तो ए बिलोंग्स टू एच होने से, है ना, एच ए जो आएगा वो तो एच के इक्वल आ जाएगा। एंड एज एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, सो एच ए मस्ट बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये तो पार्ट प्रूफ हो गया, है ना। जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो कौन सा होगा, कन्वर्सली वाला। कन्वर्सली लेट एच ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, और अभी हमें प्रूफ करना है कि ए बिलोंग्स टू एच। तो अगर मैं ये चीज लिखता हूं, ठीक है, कि एच ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख पाऊंगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो तो एच ए में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एंड दस द राइट कॉसेट्स एच ए एंड एच ई, एंड दस द राइट कॉसेट्स एच ए एंड एच ई आर, या फिर हैव वन एलिमेंट इन कॉमन लिख दो, हैव वन एलिमेंट इन कॉमन, एंड दस एच ए इज इक्वल टू एच ई इज इक्वल टू एच, implies A belongs to H by theorem number 1। क्लियर है? मुद्दा क्या है, देखो हमने कंसीडर किया था कि H H का G का एक सब ग्रुप है, तो H अगर G का सब ग्रुप है तो E जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो तो सब ग्रुप में बिलोंग करता है, क्योंकि ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वही सब ग्रुप का भी होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो E तो H पे बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर E H पे बिलोंग करता है एंड दस द आइडेंटिटी मतलब राइट कॉसेट्स H एंड H E, है ना, तो G का जो भी राइट कॉसेट्स पॉसिबल आ रहा है H है और H E है, दोनों में एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट तो कॉमन होगा ही ना, ये तो कंफर्म है ही। क्लियर है क्या? तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि H A और H E जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, H के इक्वल हो जाएगा। ये हमने कैसे बोल दिया, इसके मदद से बोल दिया। नहीं ये नहीं मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक जो है हमने क्या दिया। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि E बिलोंग्स टू H A होगा, है ना, तो राइट कॉसेट्स जो H A फॉर्म होगा, है ना, और H E जो होगा, क्योंकि E जो है वो तो H E के अंदर भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि H E के अंदर H इंटू E आएगा और H इंटू E के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट तो कॉमन होगा ही होगा। ठीक है, एक एलिमेंट तो कॉमन होगा ही होगा तीनों में, और वो है H। तो अगर तीनों में एक एलिमेंट कॉमन होता है, ठीक है, तो मैं H A इज इक्वल टू H E इज इक्वल टू H कैसे बोला, यही प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, क्योंकि H A इक्वल टू H अगर होता है तो A बिलोंग्स टू H तो हो ही जाएगा। अच्छा,
तो अगर मैं राइट कॉसेट ए के मदद से बनाता हूं और ई के मदद से बनाता हूं, ठीक है, सही बात है, अगर ई के मदद से बनाता हूं तब तो ये एच के इक्वल होगा ही होगा डायरेक्टली, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। बट ये एच ए के इक्वल कैसे लिखोगे आप, यही सवाल है कि एच ए के इक्वल ये आप कैसे लिख पाओगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे कि ये एच ए के इक्वल कैसे होगा, है ना। अगर सिर्फ ई के लिए बात करें तब तो ये एच ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट एज यहाँ पे बोला जा रहा है कि एच ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच ए अगर जी का सब ग्रुप होता है देन ए बिलोंग्स टू एच होगा ही होगा। एच ए अगर जी का सब ग्रुप होता ही है देन ए बिलोंग्स टू एच होना ही पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एच ए के इक्वल ये कैसे आया, है ना। देन ए बिलोंग्स टू एच, इसके मदद से तो ये हमने लिख दिया। ई बिलोंग्स टू एच ए अगर मैं लिख देता हूँ, ठीक है भाई, and thus the right cossets एच ए एंड एच ई हैव वन एलिमेंट इन कॉमन। हाँ, वो एलिमेंट तो ई मेरे को दिख ही रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा तीनों में, ई के वजह से तो तीनों के तीनों इक्वल होगा ही होगा, ठीक है ना। तो एच ई और एच ए इक्वल बोल पाएंगे क्या? हाँ हाँ, ई अगर एच ए पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ई अगर एच ई पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ठीक बात है, तो एच इंटू ई जो होगा वो एच ए के इक्वल कैसे होगा, यही समझना था। यही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि एच इंटू ए एच ए के इक्वल कैसे होगा, है ना। ये अगर एच ए पे बिलोंग कर रहा है, ये अगर एच ए पे बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या पता चलेगा कि ये अगर एच ए पे बिलोंग करेगा, हाँ, तो एच ई एच ए के साथ इक्वल कैसे होगा। अच्छा, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, एक मिनट। आगे के पार्ट्स, ये दोनों पार्ट इजी है एकदम, है ना, ये आप होमवर्क में ले जाओ। मैं ये वाला थ्योरम बता देता हूँ, जितना पढ़ाना था पढ़ा देते, देन मैं ये आपको बता रहा हूँ, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 3 वाला, ठीक है। तो ये दोनों सिंपल है एकदम से, ये आप खुद से कर सकते हो, ये आप कीजिएगा। अगर नहीं होता है देन अपन क्लास में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली, बाकी ये दोनों आसान है। थ्योरम नंबर 2 पे चलते चलो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, हर वक्त, इसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। एनी टू राइट कॉसेट्स और लेफ्ट कॉसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। या तो डिसजॉइंट होगा या तो आइडेंटिकल होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो मामला क्या है देख लेते, ठीक है, लिख लीजिएगा एक बार। लेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G एंड HA, HB are two right cossets of H in G, where A, B belongs to G, where A, B belongs to G. If HA and HB are disjoint, that is if HA intersection HB equal to phi, disjoint का मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं है, then we have nothing to prove, क्योंकि अगर दोनों डिसजॉइंट हो जाता है तब तो कुछ प्रूफ करने का है ही नहीं। बोला डिसजॉइंट है या तो आइडेंटिकल है, तो अगर डिसजॉइंट नहीं होता है तो आइडेंटिकल होगा, ये पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन कंसिडर करो, इसके बाद लिखो नाउ लेट HA intersection HB is not equals to phi, then
देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट x बिलोंग्स टू एच ए इंटरसेक्शन एच बी। अगर दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कॉमन एटलीस्ट एक एलिमेंट x तो एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा ना। तो अगर x दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है तो x एच ए पे भी एग्जिस्ट करेगा, एच बी पर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x को h1a लिख सकता हूँ और इधर से x को h2b लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर ऑल h1, h2 बिलोंग्स टू कैपिटल H, ठीक है ना। अब मैंने लिख दी। अभी इन दोनों इक्वेशन से क्लियरली मैं बोल सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे तो आपने h1 लिए, h का कोई भी एक एलिमेंट लिए, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट लिए, तो अभी इन दोनों को इक्वल भी तो बोल सकते हो सर, h1a इज इक्वल टू h2b, ये भी तो आप क्लियरली कमेंट कर पाओगे, ठीक है ना। और अगर h1a और h2b इक्वल हो जाता है तो कैपिटल H के साथ अगर मैं राइट कॉसेट बनाता हूँ या राइट कॉसेट या लेफ्ट कॉसेट कुछ भी अगर बनाता हूँ मैं अकॉर्डिंगली, जो भी है मैं राइट कर रहा हूँ आप लेफ्ट कर लीजिएगा घर पे, सेम होगा, ठीक है। तो ये दोनों भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल है तो जो कॉसेट्स फॉर्म करोगे वो भी तो इक्वल होगा ना, ऑब्वियसली। क्लियर है क्या? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से एक चीज़ आप इजीली बोल सकते हो, क्लियर है क्या? और वो चीज़ क्या है कि अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है, अगर ये दोनों इक्वल हो रहा है तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ना कि एच ए और एच बी इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना? क्यों? सिंस h1 बिलोंग्स टू कैपिटल H, सो h1 बराबर h। समझ में आया ना? अगर h1 कैपिटल H में बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर a कैपिटल H में बिलोंग कर रहा है तो h a इक्वल टू h होता है ना, तो यहाँ पे भी h1 h के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। एंड एज h2 बिलोंग्स टू कैपिटल H, सो कैपिटल H h2 का वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा? h के इक्वल हो जाएगा। तो प्रूफ हो गया कि अगर दोनों डिसजॉइंट नहीं होता है तो इक्वल होगा, और अगर डिसजॉइंट है तब तो कुछ प्रूफ करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है और, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक चीज होगा, है ना, आइदर दोनों में से कोई भी एक होगा। देयरफॉर एनी टू राइट कॉसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, ठीक है। लेफ्ट कॉसेट के लिए भी सेम करना है एज इट इज। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? चलिए, तो अभी मैं इसका लॉजिक आपको एक बार सोच के बताता हूँ, एंड देन एक आखिरी आर्टिकल हमारा बचा है। आज के लेक्चर में यहाँ तक ही रखेंगे, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप, ठीक है। तो वो चीज़ बता देता हूँ तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप में डिक्टेट ही कर देता हूँ आपको, है ना। हेडिंग लगाइए, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। हेडिंग लगाइएगा, इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप लिखो, द इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप H of a group G, the index of a subgroup H of a group G is defined as the number of distinct left cossets or number of distinct right cossets of H in G, of H in G, and is defined as and is denoted by this। यह है इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप का नोटेशन, ठीक है। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं उसको। अगर G कोई ग्रुप है, H उसका कोई भी सब ग्रुप है, तो G कोलोन H थर्ड ब्रैकेट के अंदर इसी को हम इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप का सिंबल मानते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप है क्या कि H का जितने भी डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कॉसेट पॉसिबल होगा H का इन G, वही हो जाएगा आपका इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो एग्जांपल अगर लिखना चाहते हो तो देख सकते हो। मान लीजिए G एक सेट मान लेते हो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। उसका एक सब ग्रुप मान लेते हो 1 -1, फेमस उसका सब ग्रुप है, ठीक है। तो इसका अगर मैं लेफ्ट कॉसेट लिखना चाहूँ पॉसिबल तो कितना होगा? 1 × H आप लिख सकते हो, जो कि H के इक्वल आएगा। -1 × H भी H के इक्वल आएगा, क्योंकि H का ही एलिमेंट है। फिर आयोटा × H आएगा, है ना, आयोटा आएगा, माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा × H आएगा, वो भी माइनस आयोटा और आयोटा के इक्वल आएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना। चलो, तो आपको यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट मिले? डिस्टिंक्ट टोटल तो 4 मिल गया, बट डिस्टिंक्ट कितना है? ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो डिस्टिंक्ट तो आपको 2 ही मिला ना। तो देयरफॉर लिख दो
there are only two distinct left cossets of H in G. Therefore there are only two distinct left cossets of H in G. ठीक है, therefore index of H in G is 2. Therefore index of H in G is 2. Therefore index of H in G is 2. अगले लेक्चर का स्टार्टिंग में ही आके हम लैग्रेंजेस थ्योरम पढ़ेंगे और उसमें हम ये समझेंगे कि ऑर्डर, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर को किसी भी सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो डिवाइड कर देता है. मतलब ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप, अगर एच जी का कोई भी सब ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप का एक डिवाइजर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आपको दिख रहा है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो कितना था 4 और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है वो कितना है 2. तो 4/2 जो है वो कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है एग्जैक्टली, है ना. और वही आपका इंडेक्स भी मिल रहा है. क्लियर है, वही आपको इंडेक्स भी मिल रहा है. क्लियर है क्या, समझ में आया. ठीक है, तो ये लैग्रेंजेस थ्योरम है, फाइनाइट ग्रुप के लिए वैलिड होता है. ये हम अगले लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे. बस इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप एक डेफिनेशन के फॉर्मेट में आपको सिलेबस में दिया हुआ है, तो वो बस आपको पता होने से ही सफिशिएंट है कि इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप होता क्या है. कि अगर H किसी G का सब ग्रुप है, H किसी G ग्रुप का सब ग्रुप अगर है, तो H का जितने भी डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कॉसेट्स पॉसिबल होगा, इधर राइट और लेफ्ट, कुछ भी एक देखना पड़ेगा. तो डिस्टिंक्ट जितने भी राइट कॉसेट्स या फिर डिस्टिंक्ट जितने भी लेफ्ट कॉसेट्स पॉसिबल होगा G का, उन सारे राइट या लेफ्ट कॉसेट्स को हम क्या बोलेंगे. मतलब ऐसा मत करना राइट भी ले लिए लेफ्ट भी ले लिए, या तो राइट लोगे या तो लेफ्ट लोगे. डिस्टिंक्ट सारे के सारे राइट कॉसेट्स को मैं क्या बोलूँगा, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप H ऑफ ग्रुप G बोलोगे. क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है. ठीक है, चलिए. तो आपका नंबर 3 का जो लॉजिक था वो मैं बता देता हूँ. बेसिकली वो 4 को यूज़ करके ही आ रहा था, मैं समझ नहीं पाया, है ना. कि अगर देखो कन्वर्सली वाला पार्ट में अगर HAG का सब ग्रुप है ना, तो अगर HAG का सब ग्रुप है तो HA पे आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, E. ठीक है, तो अगर E बिलोंग्स टू HA है, ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि H इंटू E इज इक्वल टू H इंटू A. क्लियरली मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ इसको यूज़ करके. देखो कि कन्वर्स पार्ट देखो ना इसका, कि अगर E बिलोंग्स टू AH होता है, ठीक है ना, तो E इंटू H इज इक्वल टू A इंटू H हो जाएगा. ठीक है, तो उसी को यूज़ करके हमने लिखा कि HE, मतलब इधर लेफ्ट कॉसेट के लिए दिया हुआ है, हमने राइट कॉसेट के लिए लिखा HE इज इक्वल टू HA. ठीक है ना. इसके साथ साथ ये भी तो ट्रू हो जाएगा ना कि H इंटू A इज इक्वल टू H इंटू B अगर है तो इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू HB, ये भी तो ट्रू होगा. क्लियर है क्या, समझ में आया ना. तो बस इसी को अप्लाई करके हमने ये चीज़ लिखा है. और एज HE तो आपका H के इक्वल है ही, तो H और HE अगर इक्वल आ गया तो डेफिनेटली A बिलोंग्स टू H होगा, तो ये पार्ट प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, तो वही चीज़ है, मतलब एक रिलेशन को यूज़ करके दूसरा रिलेशन निकालना, वही चीज़ है ना. तो इसीलिए सारे रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से मतलब याद रखना होगा, और उनमें से कुछ ही बेसिक प्रूफ्स है और बाकी सारे के सारे एक को यूज़ करके दूसरा निकलता है. ठीक है, तो ये 4, 5 आप कीजिएगा. अगर नहीं होता है देन मैं क्लास में डिस्कस करूँगा, बट आसान है, आप इजीली कर सकते हो. 4, 5 दोनों सेम पैटर्न में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे करा दिया. ठीक है, तो ये कोसेट वाला सेगमेंट हमारा पूरा ख़त्म हुआ, बट इसका एप्लीकेशन अभी बाकी है. ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं. अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट, दैट इज़ लैग्रेंजेस थ्योरम, उसका एप्लीकेशन एंड देन साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप. अगर अगले लेक्चर में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक और लेक्चर चाहिए होगा यूनिट 2 को कंप्लीट करने के लिए. क्लियर है, तो चलो अगर कोई डाउट होता है तो अकॉर्डिंगली कमेंट में पूछिएगा या फिर क्लास में भी पूछ सकते हो. ठीक है, तो जो भी है आप पूछ लीजिएगा, और प्रॉपरली अच्छे से नोट्स वगैरह बना के एक एक चीज़ बाकायदा ध्यान से समझ के नोट कीजिएगा. एंड देन समझने के बाद उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा बिना देख करके. बार बार जितना बार आप रिवाइज करोगे और उतना अच्छे से एफिशिएंट तरीके से उसको समझने का प्रयास करो, फिर लिखने का कोशिश करो बिना देखे, तो अपना आप चीज़ें याद होगा. क्लियर है क्या, समय लगाओगे उसके ऊपर तो ऐसे ही लॉजिक्स कनेक्ट भी होता जाएगा. और मेन चीज़ है कि एक बार समझ में अगर आ जाए तो ईजिली आप याद कर सकते हो. ठीक है ना, अदरवाइज़ ये सब याद करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है. ठीक है, अगर समझ ना आए तो लिंक ही नहीं कर पाओगे आप. समझने के बाद भी याद नहीं रहता है, मेरा तो याद ही नहीं रहता, मैं तो देख देख के पढ़ा रहा हूँ, देख ही रहे हो. क्लियर है क्या, तो
याद रखना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, उसके लिए कंटिन्यूअस रिगरस प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रूर थीम आप याद रखो एंड देन उसको मल्टीपल प्रैक्टिस करो, अभी करो, एग्ज़ाम से पहले करो, जब भी करो करो, बट समझ के तो ज़रूर रखो। क्लियर है क्या? तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा, मिलेंगे अगले लेक्चर में और आगे के पार्ट्स देखेंगे। इंटरेस्टिंग पार्ट है, लैग्रेंजेस थ्योरम आएगा अगले लेक्चर में, साइक्लिक ग्रुप वगैरह आएगा, वो सारी चीज़ देखने वाली। क्लियर है? चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा।